Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook. This is Monica, your UGC Net Mentor. उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोस्तों आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक नया नोटिस एनटीए की तरफ से ये है कि आपके एग्ज़ाम्स का शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। तो एनटीए के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास 50 डेज़ का पूरा टाइम है। तो इस टाइम को आपको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? तो सेशन हम आपके लिए लेकर के आ ही रहे हैं डेली बेसिस पे। टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आपके साथ है, जहाँ पे हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए हम सही अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस भी लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो सेशंस पे बने रहिएगा। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस सेशन के एंड में। तो सेशन के एंड तक बने रहिए, जिससे आप अपना मैनेजमेंट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ आपके लिए मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बेटर ऑफर भी आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों आपको ऐसा कि पता ही है कि डेली बेसिस पे हम यूट्यूब पे 4 PM पे, जबकि अपने मास्टर क्लास पे 6 PM पे सेशंस लेते हैं। तो ये सारे सेशन फ्रीली अवेलेबल हैं और अभी तक आप लोगों ने मास्टर क्लास पे विजिट नहीं किया है, हमारे ऐप पे विजिट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कोड के थ्रू स्कैन कर सकते हैं और हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोर्सेज़ भी ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज़ के साथ चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है? तो बाकी सारी डिटेल मैं सेशन के एंड में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है इन विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी डज अ कंपनी एडजस्ट prices based on fluctuations in raw material cost and market demand। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं बताओ कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में एक कंपनी एडजस्ट करती है अपने प्राइजेस को, जो कि बेस्ड होता है किस पे, फ्लक्चुएशन पे। और किस में फ्लक्चुएशन के, रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्केट डिमांड में होने वाले फ्लक्चुएशन पे बेस्ड। तो ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या फिर डायनामिक प्राइसिंग। तो कई सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं दोस्तों, जो कि बिजनेस फर्म यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और साथ ही साथ कस्टमर को रिटेन भी करने के लिए। तो यहाँ पे इस केस में जो मोस्ट सुटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डायनामिक स्ट्रेटजी। डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? Dynamic pricing is a strategy where a company adjusts prices in a real time based on various factors such as demand, competitor pricing, seasonality and fluctuations in raw material cost। होता क्या है इससे, इस स्ट्रेटजी से कंपनियां क्या करती हैं, टू ऑप्टिमाइज प्राइजेस डायनेमिकली टू मैक्सिमाइज रिवेन्यू। इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी के थ्रू कंपनियां क्या करती हैं, अपने रिवेन्यूज को मैक्सिमाइज करती हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को और बढ़ाती हैं करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड है। कह रहे हैं देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस बिलो। स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट have a higher effective cost of debt as compared to bond issued at par value। कह रहे हैं वो बॉन्ड जो कि डिस्काउंट पे जारी किए जाते हैं उनका हायर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट होता है, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर्ड टू बॉन्ड इशूड एट द पर वैल्यू। कह रहे हैं बॉन्ड के अगर हम पर वैल्यू में इशू करें और बॉन्ड को डिस्काउंट रेट पे अगर हम इशू करें तो यहाँ पे डिस्काउंट वाले बॉन्ड की जो कॉस्ट ऑफ डेट होगी ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और सेकेंड में कह रहे हैं दैट कॉस्ट ऑफ डेट इज़ अ वेरिएबल रेट दैट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट। तो क्या दोनों ही स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ डेट को लेकर के या बॉन्ड को लेकर के करेक्ट हैं?
अब यहाँ पे दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, ये सब पार्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट मैच कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट दिया गया है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बॉन्ड को हम डिस्काउंट पे जारी करें तो इसका कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव का मतलब क्या है कि जब कोई भी बॉन्ड है, सपोज उसकी वैल्यू जो है वो 1000 रुपी है, जिसको हम फेस वैल्यू या फिर पर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर सोचो हमने कहा कि हम इसको 10% डिस्काउंट पे बेचेंगे, 10% डिस्काउंट कितना हो गया, ये 900 हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, ये एक इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट जो है ये क्रिएट करेगा। ठीक है, वहीं सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा था वो रॉन्ग था। क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द मार्केट डिमांड फॉर द कंपनी प्रोडक्ट। ये यहाँ पे मार्केट की डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये इन्फ्लुएंस होता है किस फैक्टर के द्वारा, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट कंडीशन ऑफ डेट फिनांसिंग। तो किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे या किसी भी डेट पे जो कॉस्ट इनकर हो रही है ये कंप्लीटली मार्केट डिमांड पे के बेसिस पे डिटरमिन नहीं की जाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कंबाइनिंग सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ सिंगल ओनरशिप इज नोन एज। कह रहे हैं वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो कि सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंबाइन करती है एक सिंगल ओनरशिप के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कारपोरेट वीएमएस, एडमिनिस्टर्ड वीएमएस, कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस या फिर कन्वेंशनल वीएमएस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कारपोरेट वीएमएस। यहाँ पे एक सिंगल कंपनी के पास पूरा कंट्रोल होता है किस चीज़ का? इंटायर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस का। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है आपके समझने के लिए। जैसे मान लो एक फॉर्म है जॉन से डेयरी फ्रेश, ये क्या करेंगे, इनका अपना खुद का डेयरी फॉर्म है, ये खुद ही अपनी ही फैसिलिटी से आइसक्रीम भी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और इसको डायरेक्टली कस्टमर को सेल भी करते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन भी इन्हीं का है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पूरा सिस्टम इन्हीं का अपना खुद का है, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल केवल एक कंपनी का है, दैट इज कारपोरेट वीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेंस का क्वेश्चन है एक, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस का। असर्शन में कह रहे हैं Analyzing risk of capital investment is very complex process in area of finance. कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क की एनालिसिस करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है? और इसका जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो ये है दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस किया जाता है वो फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न के प्रिडिक्शन के बेसिस पे किया जाता है। तो क्या दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इंटरलिंक्ड हैं? अगर हाँ तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट इंटरलिंक्ड नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना है आपका। अगर केवल पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और अगर केवल और केवल रीजन सही है, असर्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ये आपका यूनिट नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस बार भी जो जून में आपका एग्जाम हुआ था 13-14 क्वेश्चन केवल इस एक यूनिट से पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ए,
ए का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो लिखे थे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर के दोनों ही करेक्ट भी हैं और दोनों इंटरलिंक्ड भी हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है क्या, यह एक बजटिंग टूल है जिसका यूज ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्यों? अपने फ्यूचर रिटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि बेस्ट अवेलेबल इनके पास जो ऑप्शन हो उसी को ये ऑप्ट करें और मैक्सिमम रिटर्न भी गेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following assumptions form the basis of MM hypothesis in stating relevance of capital structure regarding weighted average cost of capital remaining constant? कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन कौन से अजम्पशंस हैं जो कि MM हाइपोथेसिस के बेसिस पे बनाए गए थे, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का एक इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट था। तो एजम्पशन क्या क्या थे? परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा, हेट्रोजीनियस रिस्क क्लासेस होंगे, टैक्सेस नहीं होंगे, फुल डिविडेंड पे आउट होगा एंड सेम एक्सपेक्टेशंस ऑफ फर्म्स एबीआईटी विथ विच टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे दोस्तों जब आपको वाकई में इन सारे अप्रोचेस का सही अजम्पशन पता हो। तो जब कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट रखा गया था ना, तो कई सारे लोगों ने कई सारे अप्रोचेस दिए थे। अप्रोचेस देने का मोटिव यही था कि भाई किसी भी बिजनेस फर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप किन किन सोर्सेस से फंड रेज कर रहे हो और किस रेशियो में कर रहे हो। जैसे हमें पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा डेट और इक्विटी दोनों से बनता है। हमें पैसे चाहिए बिजनेस के लिए तो हम पैसे बारो भी कर सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं और इक्विटी यानी कि अपनी हिस्सेदारी भी बेच के हम फंड रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे MM हाइपोथेसिस में जो एजम्पशन दिए गए थे वो कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा, टैक्सेस नहीं होंगे, कोई कारपोरेट टैक्स नहीं होगा, फुल डिविडेंड पे आउट होगा, साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्म सीबीआईटी ये भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए सी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are the steps of strategy management. Arrange them in proper order and choose the correct answers for the same. कह रहे हैं यहाँ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। ये जो पार्ट है चार ना, चारों ही पार्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये समझ लो एक अलग अलग छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो कि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के स्टेप्स भी हैं। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस? सबसे पहले क्या करेंगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, फिर उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में फिर उसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चारों ही प्रोसेस को मैंने डिफाइन कर दिया है डिटेल में, जिससे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है टर्म्स, तो भी आप आराम से इन सब चीज़ों को समझ सको। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्क्रूटिनाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पजेज। ठीक है, जिससे कि कोई भी बिजनेस फर्म अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या करती है, उसको एनालाइज करती है। फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में क्या होगा? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है उसको चूज
यूज़ करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में फिर ये देखेंगे कि हमने ये जो प्रोसेस किया इसका रिजल्ट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी इवेल्युएशन में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, अप्रेजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर द रूट्स ऑफ प्रेजेंट स्ट्रेटजी, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग रेमेडियल आर करेक्टिंग एक्शन। तो परफॉर्मेंस कैसा रहा, फिर उसके लिए क्या सुधार होने की जरूरत है, वो सारे एक्शन हम यहाँ पे लास्ट स्टेज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड। कह रहे हैं इन अ रिसर्च स्टडी comparing the effectiveness of two teaching method of student performance. So which type of hypothesis test would be appropriate if the researcher are interested in determining whether there is any difference in performance between the two methods without specifying a direction? कह रहे हैं एक रिसर्च स्टडी हो रही है जहाँ पे टू टीचिंग मेथड के इफेक्टिवनेस को कंपेयर किया जा रहा है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा वाला हाइपोथेसिस टेस्ट सुटेबल होगा, एप्रोप्रिएट होगा, अगर रिसर्चर ये डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड है कि भाई दो मेथड को अगर हम कोई भी चूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आएगा परफॉर्मेंस में, जहाँ पे कोई भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट बोथ आर इक्वली अप्रोप्रिएट, या कोई भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ पे इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है, तो ऐसे केसेस में जब हमें कंपैरिजन करना हो दो टीचिंग मेथड के बीच में, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस टेस्ट होगा वो होगा टू टेल टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट का यूज तभी है कब, व्हेन रिसर्च हाइपोथेसिस डजंट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग का। कह रहे व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन क्रिएटिंग and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience. That is direct marketing, content marketing, guerrilla marketing या फिर relationship marketing। कह रहे हैं कौन सी टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि फोकस करती है एक क्रिएट करने में एक रिलेवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट, क्यों, जिससे कि अट्रैक्ट कर सकें और रिटेन कर सकें अपने ऑडियंस को। तो यहाँ पे क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल जब ऑडियंस फोकस्ड स्ट्रेटजी बनाई जाए कि हमें बस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है और उन्हें रिटेन करना है, इसको ध्यान में रखते हुए जो कंटेंट बनाए जाने की बात होती है, तो यहाँ पे हम कंटेंट मार्केटिंग जो है ये करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही यहाँ पे आंसर भी छिपा हुआ था। है क्या ये समझ लेते हैं। कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटजी दैट इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। गोल क्या है? गोल इज टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट एजुकेट, entertain and inform, thereby building trust and loyalty with the target audience। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप सभी रीनेट के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। चूँकि अभी कल शाम को एनटीए की तरफ से डिस्क्लोज किया गया कि आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त से स्टार्ट होना है और ये कई दिन में होगा, आई थिंक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अब एक आइडिया तो आपको आपके पास हो गया है मोटा मोटा कि आपके पास 50 डेज तो मिनिमम है ही। तो ऐसे टाइम को आपको कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है। हो सकता है आपका जून का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, ये भी हो सकता है एवरेज गया हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा न गया हो।
और आपके दिमाग में पेपर देने के बाद ये भी आया हो कि अब दिसंबर का अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो अब ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दूसरा मौका है एग्ज़ाम देने का। तो आपको एग्ज़ाम को बेटर कैसे बना सकते हो दोस्तों? इस 50 डेज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके। यानी कि जिन टॉपिक्स पे या जिन यूनिट पे आपका कमांड अच्छा नहीं था, अब आपके पास इतना टाइम है कि उन यूनिट पे भी अपना कमांड आप बना सकते हैं। तो आप को ध्यान में रखते हुए, आपकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपके लिए एक ऑफ़र स्ट्रक्चर किया गया है, एक कोर्स स्ट्रक्चर किया गया है। जहाँ पे आप जो रीनेट के एस्पिरेंट हैं जिन्होंने जून में ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ में अपीयर करते हो, एनरोल करते हो, ठीक है? तो आपके लिए पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको जो दिसंबर बैचेस का जो पेड सेशन है, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जो बूस्टर कोर्स है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉक आपके लिए है ही है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगा। टॉपिक पे कमांड और बेटर हो जाएगा, 50 दिन का टाइम बहुत होता है। तो कोर्सेज़ जो चल रहे हैं आपको वो तो प्रोवाइड होंगे ही, साथ ही साथ अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, तो आपको फिर आपकी फ़ीस पूरी रिफ़ंड भी की जाएगी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आप रीनेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा टाइम आपको मिल गया है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है? तो इस टाइम को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करो। अगर आपका पेपर सही नहीं हुआ है या आपको लगता है कि आप अपना कमांड और बेटर बना सकते हो, तो अभी आपके लिए बेटर अपॉर्च्युनिटी ये है कि आप दिसंबर के बैचेज़ में एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, जीआरएफ आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको 100% का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। और वहीं अगर आपका जीआरएफ क्लियर नहीं होता है, नेट भी क्लियर हो जाता है, तो भी 80% का पूरा फ़ी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना बेहतरीन मौका है। ठीक है? तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अभी आप लोग इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर ग्रैब करो। साथ ही साथ दोस्तों अभी अच्छे ऑफ़र्स भी चल रहे हैं, ठीक है? तो ये जो पैसा आप दोगे ये तो पूरा आपके पास वापस ही आ रहा है। साथ ही साथ जब आप अभी एनरोल करने जाओगे तो भी आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल जाता है। ठीक है? अभी अच्छे ऑफ़र्स भी चल रहे हैं कोर्सेज़ परचेज़ करने के लिए। आपको क्या करना है, जब आप कोर्सेज़ परचेज़ करने जाओ, तो ये जो मोनिका सीएच है, ये कोड आपको अप्लाई कर देना है। मैक्स डिस्काउंट आपको कोर्सेज़ परचेज़ करते समय भी मिल जाएगा और बाद में जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, तो यही पूरा पैसा आपका वापस भी हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो, समझदार हो और एडवाइस भी मेरी यही रहेगी कि आप सभी एस्पिरेंट्स इस मौके को जाने मत दो, कोर्सेज़ में एनरोल कर लो, कोर्सेज़ ऑलरेडी आपके इन्हें स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? जहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं अपने सब्जेक्ट में आपको जो मोस्ट डिफ़िकल्ट यूनिट्स हैं, जैसे कि आपका अकाउंटिंग है, फ़िनांस है, ये सब मैं पहले कवर कर दूँगी जिससे कि इस 2 महीने में जो आपके टफ़ेस्ट सब्जेक्ट हैं वो पहले कवर करा दिए जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ आल्सो नोन एज़ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम, मार्जिनल इनकम या फिर नन। कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम, मार्जिनल इनकम या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है दोस्तों? ये सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है और इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। रिप्रेजेंट क्या करता है? अमाउंट ऑफ रिवेन्यू जनरेटेड बाय ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट आफ्टर कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए इसको हम किस और नाम से जानते हैं? मार्जिनल इनकम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When all other factors are constant, the break even point will decrease by। कह रहे हैं कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट कब डिक्रीज होगा? डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, डिक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन या इंक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये डिक्रीज मैंने दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे इंक्रीज पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएं तो ऐसे केस में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इट विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो प्राइस जहाँ पे आपने जितना एक्सपेंस किया है, जहाँ पे आपने जितना खर्चा किया है, उतना ही रेवेन्यू आपने गेन कर लिया। सपोज आपने कल को कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख का खर्चा किया, तो ये 10 लाख तुरंत तो आप निकालोगे नहीं, धीरे धीरे करके आप सामान बेचना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू करेगा, लेकिन 2-3 साल के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे आप 10 लाख का सेल्स कर लोगे। तो ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आपके रिवेन्यू के इक्वल हो गए, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट के देखो सारे फॉर्मूले मैंने दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि जून साइकिल का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट से सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया गया था। 4 फॉर्मूले दे दिए गए थे, फिर आपको ऑप्शन दिया गया था कि बताइए इसमें से कौन कौन सा फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकालना हो तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर इसको रुपी में निकालना है मॉनिटरी टर्म में तो क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस इनटू ब्रेक इवन सेल्स, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन एंड करूँगी। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, अच्छी बात यह है कि टाइम भी आपको मिल गया है। ठीक है, तो इसको भी पॉजिटिव वे में ही लेकर चलें। ठीक है, तो बाकी जितने लोग दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि उनके लिए भी बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, और अभी जो आपको ऑफर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो प्राइजेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैचेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 26 जून से। अभी टाइम है आपके पास प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए, और सही समय पे अगर आप स्टडी स्टार्ट कर दोगे दोस्तों तो नो डाउट एक अटेम्प्ट में आप अपना यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हो। जेआरएफ आपको चाहिए, जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है सिंपली तो आप नेट भी क्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 जो भी आपने ऑप्ट किया है वो भी मिलेगा, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड होता है, मॉक टेस्ट क्वाइड कराए जाते हैं, तो ये सारे ही बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो आप कोर्सेज आप ले लो। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है एडमिशन के लिए, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज भी रेज कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन एंड करूँगी, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। थैंक यू सर।